हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं नीरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल पर। आप मस्त होंगे, शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, ठीक है। तो सभी लोग भाई जल्दी जल्दी थोड़ा जुड़ जाएं, ठीक है। और बायोलॉजी की क्लास चल रही थी भाई, पहला चैप्टर देखिए। अब ये टेट की जो है क्लास है, तो थोड़ा सा इसमें जो है हम विस्तार पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कुछ टॉपिक हैं जो पूछे जा रहे हैं डेट पर, तो उसी पर जो है चर्चा कर रही है। आज हम सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी क्लास में जो है आपका भाई जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट की जाए। फिर क्लास जो है बच्चा स्टार्ट की जाए। क्लास को शेयर भी कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे। हाँ, सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए फिर। सभी लोग जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ गए भाई। तो सभी लोग का बहुत बहुत शानदार तरीके से स्वागत है, ठीक है। सभी लोग जो है वीडियो शेयर कर दीजिए बच्चा। सब शानदार होंगे उम्मीद करता हूँ। और आप मूसिका जो है मैंने पढ़ाई थी जो है 2 दिन पहले, फिर उसके बाद सिविक संविधान क्लास चली थी। अब हम जो है फिर जो है साइंस पर आ गए। एक दिन ऐसे करके चले गए, एक दिन साइंस एक दिन संविधान, ठीक है। तो आप सभी जो है शानदार होंगे। कमेंट छोड़ दीजिएगा, अगर आप जुड़ रहे हैं तो कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए फिर, ठीक है। मामला आगे बढ़ाते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चा सेल डिवीजन। क्या पढ़ेंगे आज हम? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। आज हम बच्चा पढ़ेंगे कोशिका विभाजन। आज पढ़ने वाले हैं हम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्या पढ़ेंगे बच्चा? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन याद रखिए, ठीक है। कोशिका विभाजन क्या होता है सबको मालूम? जरा कमेंट करिए भाई, कौन कौन लोग जो है जुड़ गए हैं, कौन कौन जुड़े हैं। कल मैंने कोशिका के बारे में बढ़िया जो है आपका टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आज जरा समझिए। जब एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करती है। जब एक कोशिका टूटकर बच्चा दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करती है, ठीक है। जब एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हाँ, ठीक ठीक भाई, सबको सुन पा रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन आप समझिए, जब एक कोशिका टूटकर दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बच्चा कोशिका विभाजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका विभाजन कहा जाता है, ठीक है। और ध्यान रखें आप, ध्यान रखने वाली बात है, जिस कोशिका का विभाजन होता है, जिस कोशिका का विभाजन होगा, जिस कोशिका का बच्चा विभाजन होगा, उसे आप मदर सेल कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे मदर सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मदर सेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मातृ कोशिका कहा जाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मातृ कोशिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मातृ कोशिका कहा जाता है। यानी कि जिस सेल का विभाजन होगा, यदि यहाँ चोट लगी है तो यहाँ अगर कोशिका का विभाजन होगा, यानी जिस कोशिका को जो है आपका विभाजन, जो कोशिका टूटेगी
उसे मदर सेल या मातृ कोशिका कहेंगे। और ध्यान रखिएगा, जो कोशिका विभाजन होता है उसे मदर सेल कहा जाता है, और विभाजन के बाद की जो कोशिका होती है, विभाजन की बाद की जो कोशिका होती है उसे डॉटर सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डॉटर सेल, पुत्री कोशिका कहा जाता है, पुत्री कोशिका कहा जाता है। ध्यान रखें आप, यानी कोशिका विभाजन जब होता है तो ध्यान रखिएगा, पहले जो कोशिका जिसका विभाजन होता है, यानी कि इस हाथ में अगर चोट लग गई बेटा, तो चोट अगर लगी तो यहाँ पर जो है आपका तो काला पड़ जाएगा। मान लीजिए किसी को फोड़ा हुआ है, तो वहां अगर कोशिका विभाजन होगा या चोट लगने पर कोशिका विभाजन होगा, तो जहां चोट जो कोशिका जो आपका विभाजित हो रही है, जहां पर ये विभाजन काम शुरू होगा, नई चमड़ी निकलना या नई पपड़ी उस पर बनना स्टार्ट होगा, उसे मदर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर सेल कहा जाता है। और जब नई नई कोशिका आ जाए, यानी आप देखेंगे कि वहां मांस पूरी तरीके से भर चुका होगा, ठीक है, मांसपेशियां आ चुकी होंगी, तो उसे कहा जाता है डॉटर सेल। उसे क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। आप बात समझ रहे हैं? उसे क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक बच्चा, डॉटर सेल। और ध्यान रखने वाली बात है बच्चा कि ध्यान रखिएगा, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा? सेंट्रोसोम द्वारा होता है। सेंट्रोसोम द्वारा। किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम द्वारा होता है। सेंट्रोसोम द्वारा होता है। सेंट्रोसोम को हम हिंदी में बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तारक काय। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तारक काय कहते हैं। ठीक है, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेंट्रोसोम द्वारा होता है। बात क्लियर हो रही है? आगे जरा समझिए। और यही चीज यदि आपसे पूछे कि पादप में कोशिका विभाजन कैसे होता है, पादप में, तो पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। सेल प्लेट द्वारा। किसके द्वारा होता है बच्चा? सेल प्लेट द्वारा होता है। सेल प्लेट द्वारा होता है। सेल प्लेट द्वारा पादप में कोशिका विभाजन। तो ध्यान रखें आप, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट द्वारा। ध्यान रखिएगा, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है और पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। ठीक बच्चा, अब याद रखना है कि कोशिका विभाजन होता कितने प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। कितने प्रकार का कोशिका विभाजन? 3 प्रकार का। आप बात समझ रहे हैं बच्चा? कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चला जाए। 3 प्रकार कोशिका विभाजन। कितने प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? 3 प्रकार का कोशिका विभाजन। ठीक है, 3 प्रकार का बच्चा। कितने प्रकार कोशिका विभाजन? 3 प्रकार कोशिका विभाजन होता है। पहला होता है असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन को बोलते हैं एमाइटोसिस। इंग्लिश क्या कहा जाता है इसको? एमाइटोसिस। ठीक है, दूसरा होता है बच्चा समसूत्री विभाजन। दूसरा क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या कहा जाता है? तो माइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस कहा जाता है। और तीसरा जो विभाजन है, याद रखें जरा, तीसरा जो विभाजन है वो होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन, जिसे इंग्लिश में मियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियोसिस कहा जाता है। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है बच्चा? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है।
पहला कोशिका विभाजन असूत्री विभाजन, जिसे ए माइटोसिस कहा जाता है। दूसरा कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस, और तीसरा अर्धसूत्री जो आपका कोशिका विभाजन, जिसे मियोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ हमने कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की कि कोशिका, एक कोशिका टूटकर जो है आपका कई कोशिका, जब दो या दो से अधिक कोशिका बढ़ जाती है, कोशिका विभाजन कहलाता है। और कोशिका विभाजन का ध्यान रखिएगा, जिस कोशिका का विभाजन होगा, यानी जो कोशिका टूटेगी उसे मदर सेल कहेंगे, और जो नई कोशिका बनेगी उसे डॉटर सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? डॉटर सेल। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा, तारक काय द्वारा होता है। पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका सेल डिवीजन कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने प्रकार बच्चा? 3 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब आइए एक एक करके हम कोशिका विभाजन पढ़ लेते हैं। पहला जो आपका कोशिका विभाजन है, पहला जो कोशिका विभाजन का प्रकार है वो है बच्चा असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन, जिसे हम ए माइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ए माइटोसिस। पहला है विभाजन। कौन सा विभाजन? पहला है बच्चा असूत्री विभाजन, जिसे ए माइटोसिस। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का विभाजन विषाणु, वायरस, सूक्ष्म जीव या कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक क्या? कौन सी कोशिका? जो छोटी कोशिकाएं, छोटी जो कोशिकाएं हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम की जो कोशिकाएं हैं उसे छोटी कोशिकाएं कहते हैं। यानी असूत्री विभाजन इस प्रकार के विभाजन विषाणु, सूक्ष्म जीव या एक कोशिकी या प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। कहाँ होता है बच्चा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, समझ रहे हैं? इन जो है जीवों में कोशिका विभाजन कौन सा होगा? तो आप बताएंगे कि सर जी इसमें कौन सा विभाजन होगा? तो असूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? असूत्री विभाजन होगा। बात क्लियर हो रही है? और ध्यान रखिएगा, जब यह विभाजन होता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो मदर सेल होती है, यानी कोशिका टूटेगी, मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। यानी मान लीजिए ये अमीबा है। क्या बच्चा? मान लीजिए अमीबा है, ठीक है? तो इसका जो है मदर सेल का आकार ये बड़ा होने लगेगा और 20 से धस जाएगा। 20 से क्या होगा? ये धस जाएगा, जिससे 2 कोशिकाएं और बन जाएंगी। जिससे 2 कोशिकाएं क्या होंगी? और बन जाएंगी। बात क्लियर हो रहा है? तो असूत्री विभाजन में छोटी कोशिकाओं जो विभाजन होता है, एक कोशिकी जो जीव है उनमें विभाजन होगा। जैसे असूत्री विभाजन मैंने कहा कि विषाणु या सूक्ष्म जीव या एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक छोटी कोशिका में विभाजन होता है। जैसे अमीबा या पैरामीशियम में किस प्रकार का कोशिका विभाजन देखने को मिलता है? तो आप कहेंगे सर उसमें जो है आपका असूत्री विभाजन एमाइटोसिस मिलता है। क्या मिलता है देखने को? एमाइटोसिस। तो ध्यान रखिएगा, असूत्री विभाजन यही अमीबा में जब कोशिका विभाजन होगा तो मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, और ध्यान रखिएगा वो बाद में जाके बीच से धस जाता है, बीच में धस जाता है और 2 डॉटर सेल में टूट जाता है। 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, यानी 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। जो नई कोशिका बनती है उसे क्या कहते हैं? डॉटर सेल। जिस कोशिका का विभाजन होगा उसे मदर सेल, और नई कोशिका को डॉटर सेल कहा जाता है। ध्यान रखिए, जैसे अमीबा, अगर इसमें विभाजन होगा कोशिका विभाजन तो इसका आकार थोड़ा मदर सेल का आकार बड़ा होने लगेगा और बीच से धस जाता है, ठीक है? जिससे 2 जो है नए अमीबा बन जाएंगे, और इससे क्या कहा जाएगा? असूत्री विभाजन। क्या कहा जाएगा बच्चा? असूत्री विभाजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? असूत्री विभाजन कहा जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। हाँ, शानदार है ना?
बहुत बढ़िया। चलें आगे। चलिए, समझ में आ गई बात सभी को? समझ में आ गया ना सबको? आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आपको बाद में समझ में आई ये जो विभाजन है ये कैसा है। पहला विभाजन है कोशिका का, वो है आसूत्री विभाजन। ये छोटी कोशिका में होता है, सूक्ष्म कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। बात क्लियर हो रही है? आगे चलिए बच्चा, आगे चलिए, अगला देखते हैं बच्चा। अगला विभाजन है कोशिका का दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो टाइप है वो कौन सा था? तो दूसरा टाइप है बच्चा वो है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। इसे बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस, इसे क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चा? माइटोसिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का विभाजन, इस प्रकार का विभाजन हमें जंतुओं में देखने को मिलता है, जंतुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं, या ये जो विभाजन है समसूत्री विभाजन, ये कायिक कोशिका में होता है। किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है, सोमेटिक सेल में। सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल में होता है। किसमें होता है बच्चा? सोमेटिक सेल में। समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में होगा? तो कायिक कोशिका में होगा, या कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में भी होगा, जो बड़ी कोशिका है। ठीक है, तो कायिक कोशिका सोमेटिक सेल में विभाजन होता है। ठीक है, जनन कोशिका को अगर छोड़ दें हम, जनन कोशिका को अगर इसको छोड़ दिया जाए, जनन कोशिका को छोड़कर पूरा पूरा जो शरीर होता है वो सोमेटिक सेल का ही बना होता है। किसका बना होता है? सोमेटिक सेल, यानी कायिक कोशिका का ही बना होता है। किसका बना होता है बच्चा? कायिक कोशिका का बना होता है, कायिक कोशिका। और ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में जो मदर सेल होगी, यानी जिसका विभाजन होता है, मदर सेल टूटकर दो डॉटर सेल में बढ़ जाती है। किसमें? दो डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में बदल जाएगी। दो डॉटर सेल, डॉटर सेल कितनी रहेंगी? दो सेल। ठीक है, मदर सेल टूट के दो डॉटर सेल में टूट जाती है। समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बच्चा? समसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है बड़ी कोशिका में होता है, जंतुओं में देखने को मिलता है। विभाजन में कायिक कोशिका, यानी बॉडी में कहीं भी टूट फूट होगी, ठीक है, कोशिका की, तो उसमें कौन सा विभाजन होगा? तो समसूत्री विभाजन होगा। जनन कोशिका को छोड़कर बाकी आपका शरीर सब कायिक कोशिका का बना है, सोमेटिक सेल का बना है। किसका बना हुआ है? सोमेटिक सेल का बना हुआ है। समसूत्री विभाजन में मदर सेल, यानी कि जो कोशिका टूटेगी वो दो डॉटर सेल में टूट जाती है। कितने सेल में? दो डॉटर सेल में टूट जाती है। ठीक है, दोनों ही डॉटर सेल में, ध्यान रखें, दोनों ही डॉटर सेल में, दोनों ही डॉटर सेल में, दोनों ही डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। गुणसूत्र की संख्या समान होती है, दोनों ही डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। समझ रहे बच्चा? दोनों ही डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? समान होती है। दोनों ही डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। बात क्लियर हो रही है ना? समसूत्री विभाजन में अगर जो नई कोशिका बनती है तो दोनों ही डॉटर सेल में, याद रखें कि बच्चा, दोनों ही डॉटर सेल में क्या होगा? गुणसूत्र की संख्या समान होगी। गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है, यानी जो नई कोशिका बनेंगी उसमें भी गुणसूत्र बराबर रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं समसूत्री विभाजन की। कितनी? समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं बच्चा। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम अवस्थाओं को। ठीक है, तो ध्यान समझिए, इसका पहला जो अवस्था है
पहला जो अवस्था है वो है इंटरफेज। कौन सा? इंटरफेज। यानी कि जब आपके शरीर में कुछ कट पिट होता है, फोड़ा वगैरह हो जाता है, कहीं कट पुट हो जाता है, तो वो ठीक भी होता है ना। तो ध्यान रखिएगा वहां पर कायिक कोशिका, ये बॉडी क्या है, ये सब जो आपका सेल्स है ये कैसी है, कायिक कोशिका है, ठीक है। तो जब आपको फोड़ा फुंसी होगा कहीं पर, तो वहां जो विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन कितने फेज में होता है? तो 5 फेजों में। कितने फेज में होता है? 5 फेज में होता है बच्चा। कितने फेज में होता है? 5 फेज में होता है। पहला जो फेज होता है वो होता है इंटरफेज। कौन सा फेज? इंटरफेज। कौन सा? हाँ, पहला विभाजन कौन सा होता है बच्चा? इंटरफेज। कौन सा? इंटरफेज। ये सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है, सबसे बड़ी अवस्था होती है। बात क्लियर हो रही है? सबसे बड़ी अवस्था होती है, यानी ये फोड़ा फुंसी हुई अगर, तो वो ठीक होना पहले स्टार्ट होगा। तो इंटरफेज में ध्यान रखिए, इसमें डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डीएनए का निर्माण यही होता है, ठीक है, डीएनए का निर्माण होता है। और गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम अलग हो जाता है। क्रोमोसोम अलग हो जाता है, यानी कि आपकी चमड़ी ठीक होना जहां स्टार्ट होगी, तो उसी तरीके से चमड़ी निकलेगी। जहां फोड़ा होगा वहां पर आपके शरीर में अगर यहाँ कुछ कट हुआ है तो वैसे ही तो बाद में चमड़ी निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि भैंस की चमड़ी निकलने लगेगी, है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए गुणसूत्र क्या दे जो आपका दर्शाता, तो आनुवंशिकता आपको जो है पढ़े होंगे आप। गुणसूत्र आपके जो है फादर के लक्षण, आपके माता पिता के लक्षण आप में आए हैं, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, जब भी चोट लगती है तो आपको ध्यान रखिएगा, आपके शरीर में जो विभाजन होता है जंतुओं में, मानव की जो कायिक कोशिका है समसूत्री, पहला फेज होता है कि वहां डीएनए निर्माण होगा। दूसरा चीज गुणसूत्र अलग हो जाता है। दूसरा चीज क्या होगा? गुणसूत्र अलग हो जाएगा। गुणसूत्र क्यों अलग हो जाएगा बच्चा? जिससे जो है उस तरीके की आपको चमड़ी जो जो आपका अलग से बनेगी, जहां पर फोड़ा हुआ है वो ठीक ठाक जो है आपका उसी तरीके की चमड़ी बनेगी, ठीक है। आगे चले। हाँ हाँ, चलो आगे चलें, ठीक है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। आगे चलिए, 5 अवस्थाएं। तो इंटरफेज में क्या होता है? डीएनए निर्माण होता है, गुणसूत्र अलग हो जाता है। गुणसूत्र अलग हो जाता है। दूसरा चीज याद रखें आप, प्रोफेज। कौन सा? प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? तो प्रोफेज में ध्यान रखना, स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है, जो मरी हुई कोशिकाओं को बांध के एक तरफ रख लेगा, ठीक है। स्प्लिंडर फाइबर, इसे हिंदी में बोलते हैं तुर्क धागा। क्या कहते हैं इसे? तुर्क धागा। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रारंभ होता है। कहाँ पर? प्रोफेज में। और ध्यान रखिएगा, केंद्रक का विभाजन किस फेज में होता है? कोशिका विभाजन में। तो प्रोफेज बताएंगे हम। समसूत्री के कौन से फेज में होता है? तो प्रोफेज में कोश केंद्रक का विभाजन और स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होता है, ठीक है। और तीसरा है मेटाफेज। तीसरा क्या है? मेटाफेज। तीसरा है मेटाफेज। इसमें ध्यान रखिएगा, स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है। स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण यानी तुर्क धागा का निर्माण पूरा हो जाता है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण समसूत्री विभाजन में किस स्थिति में होता है, तो आप कहेंगे सर जी स्प्लिंडर फाइबर यानी तुर्क धागा का निर्माण समसूत्री विभाजन में मेटाफेज में होता है। किसमें होता है? मेटाफेज में होता है बच्चा। किसमें होता है? मेटाफेज में होता है। अगर आपसे कहे कि समसूत्री विभाजन में तुर्क धागा क्या करता है ना, जो मरी हुई कोशिकाएं होती है, जैसे फोड़ा हो गया तो मरी हुई कोशिकाओं को एक तरफ आप देखे होंगे किनारे किनारे से ठीक होना शुरू होता है, वो किनारे किनारे से वो ठीक होना शुरू होता है, समझ रहे हैं? तो स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूरा होता है मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। अगर डीएनए का निर्माण पूछे तो इंटरफेज बताएंगे आप, ठीक है। प्रोफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण प्रारंभ होता है और केंद्रक का विभाजन पूछे या स्प्लिंडर का निर्माण होना शुरू तो प्रोफेज, गुणसूत्र डीएनए दोनों पूछे तो इंटरफेज आप बता देंगे। मेटाफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है। और चौथा फेज होता है इसका होता है एनाफेज। कौन सा? एनाफेज। चौथा फेज होता है समसूत्री विभाजन में एनाफेज। कौन सा फेज? एनाफेज।
एनाफेज में क्या होता है बच्चा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग ध्यान रखिएगा ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर जो है आपका आते हैं, किसके तरफ, ध्रुवों की ओर जितने भी कोशिका के अंग होंगे, क्योंकि स्प्रिंडर फाइबर जो खराब पदार्थ है वो ध्रुवों की ओर जो है जाना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। हाँ, इसमें जो आपका कोशिका के अंग होंगे वो कहाँ जाएंगे, ध्रुवों की ओर। तो ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर समसूत्री विभाजन में या विभाजन में किस ओर, कौन से फेज में जाते हैं, तो आप कहेंगे एनाफेज। कौन सा, साथ में ध्यान रखिएगा गुणसूत्र भी जाता है, साथ में गुणसूत्र, गुणसूत्र और कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर किस फेज में जाते हैं, तो आप बताएंगे एनाफेज में। किस में जाते हैं, एनाफेज में जाते हैं। किस में जाते हैं बच्चा, एनाफेज में, ठीक है। लास्टली जो इसमें पांचवा प्रकार है वो है टेलोफेज। कौन सा, टेलोफेज। कौन सा बच्चा, टेलोफेज। टेलोफेज में ध्यान रखिएगा समसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है, समसूत्री विभाजन जो होता है वो पूर्ण हो जाता है, विभाजन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे समसूत्री विभाजन पूर्ण किस फेज में होता है, तो आप कहेंगे टेलोफेज में होता है। किस में होता है बच्चा, टेलोफेज में होता है। समसूत्री विभाजन पूर्ण किस में होता है, तो टेलोफेज में। बात क्लियर हुई आपको, कोई दिक्कत, तो ध्यान रखिएगा बच्चा, आप समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। इसमें जो मदर सेल होती है वो दो डॉटर सेल में टूट जाती है। अवस्थाएं कितनी होती है, 5 अवस्थाएं होती है समसूत्री विभाजन में। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती समसूत्री विभाजन में, ठीक है बच्चा, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, जो निरंतर आपके शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का निर्माण जो चालू रहता है, वो कौन से निर्माण किसमें चालू रहता है, तो आप बताएंगे समसूत्री विभाजन में। किसमें चालू रहता है, समसूत्री विभाजन में। किसमें चालू रहता है बच्चा, समसूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में। बात क्लियर हो रही है, हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, चलें आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चला जाए। सभी की बात क्लियर हो रही है, चलो भाई। तो यहाँ जो है समसूत्री विभाजन खत्म होता है, 5 फेज होते हैं, ये याद रखिएगा, और कायिक कोशिका में होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, कायिक कोशिका में, ठीक है। सोमेटिक सेल में विभाजन होता है। आगे चला जाए, तीसरा जो विभाजन है, तीसरा जो विभाजन है वो कौन सा है, तो आप जानते हैं तीसरा विभाजन है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसको बोलते हैं मियोसिस। क्या कहा जाता है, मियोसिस। क्या कहा जाता है बच्चा, मियोसिस कहा जाता है, मियोसिस कहा जाता है, ठीक है, मियोसिस। तो ध्यान समझिए, मियोसिस यह जनन कोशिकाओं में यह विभाजन कहाँ होता है, तो यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन कहाँ होता है बच्चा, तो जनन कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है जनन कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार का विभाजन कहाँ देखने को मिल रहा है अर्धसूत्री, तो जनन कोशिकाओं में, अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु यानी कि ओभम और शुक्राणु यानी कि स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। तो इस प्रकार का विभाजन जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है, जैसे बच्चा अंडाणु और शुक्राणु, जैसे बच्चा अंडाणु और शुक्राणु, ठीक है। बात क्लियर हो रही है, हाँ शानदार। और ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में होता है, अंडाणु शुक्राणु, ठीक है, इसमें। और ध्यान रखिएगा
यहाँ गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, यहाँ गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, यहाँ गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। आपसे पूछे कि क्रोमोसोम की संख्या, जो क्रोमोसोम है गुणसूत्र की संख्या आधी किस विभाजन में हो जाती है, तो आप कहेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन यानी मेयोसिस में हो जाती है। किसमें हो जाती है? मेयोसिस में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। समझ रहे हैं? और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो मदर सेल होगी, यहाँ जो मदर सेल यानी जिस कोशिका का विभाजन होगा वो 4 डॉटर सेल में टूट जाती है। कितने? 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल पे। यानी जिस कोशिका का विभाजन मातृ कोशिका जो होगी, जनन कोशिका में जिस कोशिका का विभाजन होगा वो 4 पुत्री कोशिका में, कितनी? 4 पुत्री, 4 डॉटर सेल में टूट जाती है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो आपका मदर सेल है जिस कोशिका का विभाजन होगा वो कितने कोशिकाओं में टूटती है अर्धसूत्री विभाजन में, तो आप कहेंगे 4 डॉटर सेल में। तो यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन, अंडाणु शुक्राणु, इसमें जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है, यानी गुणसूत्र 46 है तो आधी रह जाएगी, कितनी? 23। कितने? 23 रह जाएगी, ठीक है। और यहाँ मदर सेल 4 डॉटर सेल में टूट जाती है। मदर सेल कितने में टूट जाती है? 4 डॉटर सेल टूट जाती है, ठीक है, ध्यान रखें आप। और यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चा, यहाँ एक घटना होती है जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की घटना कौन से विभाजन में होती है? क्रॉसिंग ओवर की घटना यहाँ होती है। यहाँ क्रॉसिंग ओवर की घटना क्या है? तो डीएनए की अदला बदली समझ लीजिए। डीएनए की जो अदला बदली होगी उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर की घटना। आनुवांशिकता के जो आपका आनुवंशिकता के लक्षण जो बदलेंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कौन सी घटना बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर की घटना कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना कहा जाता है। समझ रहे हैं बच्चा? क्रॉसिंग ओवर की घटना आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आप ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन में। कहाँ देखने को मिलेगी? अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है। जैसे समझिए, आप सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल में इसमें भी जो है 46 गुणसूत्र हैं, इसमें भी 46 गुणसूत्र हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, जब इनमें जो है आपका रिलेशन बनेगा, संबंध स्थापित होता है, तो क्रॉसिंग ओवर समझा देता हूं, ठीक है। मेल और फीमेल आप सभी जानते हैं गुणसूत्र बराबर होगी। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 44 जो होते हैं वो सिर्फ 44 जो गुणसूत्र हैं उन्हें ऑटोसोम कहते हैं। बोलते हैं क्या? ऑटोसोम। क्या कहते हैं बच्चा? ऑटोसोम कहा जाता है, जो सिर्फ शरीर निर्माण करते हैं, जो नए शिशु का क्या करेंगे? शरीर निर्माण करेंगे। और 2 जो होते हैं मेल में, जो होता है एक्स और वाई, इसे बोलते हैं आलोसोम। क्या कहा जाता है? आलोसोम, जो लिंग निर्धारण का काम करते हैं। जो बच्चा क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लिंग निर्धारण का काम आलोसोम के द्वारा होता है। आलोसोम के द्वारा होता है। गुणसूत्र आप जानते हैं 46 में से 44 ऑटोसोम होते हैं, 2 जो है क्या होते हैं बच्चा? आलोसोम, जो क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का काम करते हैं। और 46 इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी 2 यानी कि एक्स और एक जो होगा इसको बोलते हैं आलोसोम। क्या कहते हैं? आलोसोम। ये भी क्या करेगा? लिंग निर्धारण का काम करेगा। लिंग निर्धारण का काम ये आलोसोम करता है। बाकी जो 44 गुणसूत्र हैं जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं हम? ऑटोसोम। ये जो है आपका शरीर निर्माण, ये शिशु का क्या करेंगे? शरीर निर्माण। जब ध्यान समझिए, जब इनमें बच्चा रिलेशन बनेगा तो ध्यान रखिएगा, तो यहां से 22 आता है और यहां से 1 आता है। या तो इसमें देखिए, जब रिलेशन बनेगा तो पुरुष से या तो एक्स आ जाएगा, मान लीजिए एक्स आ गया, और इधर से 22 जो है ऑटोसोम आते हैं। और फीमेल से भी इसमें से मान लीजिए एक्स आ गया, 1, ठीक है, आलोसोम क्या है? 1 आ गया, ठीक है, और प्लस इसमें से 22 जो है आपका गुणसूत्र आएंगे। जब रिलेशन बनेगा तो जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड जो आपका पैदा होगा, उसमें टोटल गुणसूत्र कितना होगा? 46 गुणसूत्र।
तो 22 शरीर इसमें से बनेगा, 22 शरीर पुरुष से बनेगा। एक जो है आलोसोम आएगा जो लिंग निर्धारण करेगा। एक से मिला तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, गर्ल, गर्ल बिटिया पैदा हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ऐसे कुछ निर्धारण होता है। आलोसोम से लिंग निर्धारण, आटोसोम से क्या होता है, शरीर बनता है। क्या बनता है? सिर्फ शरीर बनता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कोशिका विभाजन थी। कितने प्रकार की कोशिका विभाजन हो गई? 3 प्रकार की कोशिका विभाजन, जो हमने बच्चा आपको पढ़ा दिया, जो हमने आपको पढ़ा दिया। बात क्लियर हो रही है? हाँ, चलो आगे चला जाए। समझ में आ गया सबको? आप जरा समझिए, अगर आप गुणसूत्र देख ही लिए हैं तो क्रोमोसोम में अनियमित जो सिंड्रोम पाए जाते हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए जरा, ये 3 प्रकार की कोशिकाएं आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, आगे चलिए। ध्यान समझिए, ध्यान समझिए बेटा, सिंड्रोम क्या होता है। आपने कोशिका विभाजन पढ़ लिया, आप जरा सिंड्रोम देख लीजिए कि सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम क्या होता है? सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम बच्चा क्या होता है? तो सिंड्रोम ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में अनियमितता के कारण, अनियमितता गड़बड़ी के कारण, ठीक है, कारण शरीर में, ठीक है, कुछ लक्षण उभर आते हैं, उभर आते हैं, जिन्हें सिंड्रोम कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चा? सिंड्रोम कहा जाता है। अनियमितता यानी गुणसूत्र में इधर उधर बदलाव के कारण, अनियमितता के कारण क्या लक्षण उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखें, जिन्हें क्या कहा जाता है बच्चा? सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सिंड्रोम। ठीक है, बफर कर रहा है। चलिए आगे चला जाए। तो ध्यान समझिए बच्चा, ठीक है। तो सिंड्रोम क्या होता है? क्रोमोसोम गुणसूत्र में अनियमितता कारण जो शरीर में लक्षण उभर आते हैं उसे जो है सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ जो है याद रखना है आपको, कुछ याद रख लेना। जैसे एक होता है टर्नर, एक क्या होता है बच्चा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर, जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या, इसमें गुणसूत्र की संख्या, इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो 45 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम जब होगा, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। मुस्कान गुड मॉर्निंग बच्चा, ध्यान समझो। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में लक्षण में क्या होता है? इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ये केवल महिलाओं में होता है। किसमें होता है? केवल फीमेल में होता है, केवल महिलाओं में होता है, केवल महिलाओं में होता है, केवल महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में होता है, केवल महिला में होता है बच्चा। रूपाली, हाँ बेटा रूपाली, ठीक है, केवल महिला में होता है टर्नर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इससे जो है आपका लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? तो फीमेल में जो है आपका, महिला में जो है उसके शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में बौनापन आ जाता है। ठीक है, शरीर का विकास रुक जाना, ठीक है, और दूसरी चीज बांझपन के लक्षण देखने पड़ते हैं, वो कभी मां नहीं बन सकती। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम, इनमें गुणसूत्र की संख्या, क्या पढ़ा रहे हैं यारे? बायोलॉजी चल रही, बायोलॉजी, ठीक है, ये कोशिका विभाजन की क्लास है बच्चा, कोशिका विभाजन, ठीक है।
टर्नर सिंड्रोम जो है आपका है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 केवल महिला में होता है। लक्षण फीमेल में शरीर का विकास रुक जाता है, बौनापन आ जाता है, बांझपन के लक्षण देखने पड़ते हैं, ठीक है, मां नहीं बन पाते हैं। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? आगे ध्यान समझिए। अगला अगला जो है सिंड्रोम ध्यान रखिएगा, वो है क्लीनीफिल्टर। कौन सा है? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लीनीफिल्टर जो सिंड्रोम होता है केवल पुरुषों में होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या इसमें गुणसूत्र की संख्या इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो 47। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। कितनी गुणसूत्र की संख्या हो जाती है? 47। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये केवल पुरुषों में होता है। किसमें होता है? केवल पुरुषों में होता है। ये केवल पुरुषों में होता है। लक्षण क्या मिलेंगे? तो इसमें भी शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर का विकास यानी बौनापन आ जाएगा, और नपुंसकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। नपुंसकता यानी क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम होने पर नपुंसकता के लक्षण और बौनापन देखने को मिलता है। बौनापन देखने को मिलता है। समझ में आ रही बात? बौनापन देखने को बच्चा मिलता है। बात क्लियर हो रही है? क्लीनीफिल्टर। इसके आगे देखिए, इसके आगे और एक सिंड्रोम देख लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। एक होता है बच्चा डाउन सिंड्रोम। एक कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें ध्यान रखने, ये जो है मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल और फीमेल दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें लक्षण जो है आपका दिखते हैं कि मंद बुद्धि का आदमी हो जाता है। मंद बुद्धि, उसका शरीर बेडौल हो जाएगा। शरीर जो है आपका बेडौल होगा, ढांचा पचा शरीर हो जाएगा। ठीक है, और गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो 47। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है बच्चा? तो 47 हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 47। बात क्लियर हो रही है? गुणसूत्र की संख्या 47। एक और ध्यान समझ लीजिए बच्चा, बस उसके बाद डाउन सिंड्रोम, ये सिंड्रोम का खत्म हो जाएगा काम। ठीक है, एक है आपका पड़ाउ सिंड्रोम। कौन सा? पड़ाउ सिंड्रोम। पड़ाउ जो सिंड्रोम होता है, ठीक है, पड़ाउ सिंड्रोम। पड़ाउ सिंड्रोम भी बच्चा मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। मेल और फीमेल, पड़ाउ सिंड्रोम भी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? पड़ाउ सिंड्रोम भी ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल प्लस फीमेल दोनों में होता है। इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें होंठ कट जाता है किसी का, ऊपरी जो भाग का होंठ कट जाना। ठीक है, मंद बुद्धि इसमें भी हो जाता है, व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाना। ठीक है, तो ये पड़ाउ सिंड्रोम में होता है। किसमें होता है बच्चा? पड़ाउ सिंड्रोम में। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे ध्यान रखिएगा। ऊतक की क्लास तो जो है आपका अलग से होगी नहीं, तो ऊतक, थोड़ा सा ऊतक के बारे में जानकारी आप ले लें। ऊतक टिश्यू, टिश्यू तो आप सभी जानते हैं, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऊतक, ऊतक का अध्ययन जो होता है, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, और हिस्टोलॉजी जनक किसे कहते हैं? तो मॉल गिलिक कहा जाता है। मॉल गिली को किसको कहा जाता है? मॉल गिली को जनक कहा जाता है। हिस्टोलॉजी किसका? जनक कहा जाता है। और सर्वप्रथम ऊतक का विकास, ऊतक का विकास किसमें हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रा जेलीफिश में। हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा जेलीफिश में सर्वप्रथम ऊतक का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम ऊतक का निर्माण
हुआ था। ये कौन से संघ का जीव है? तो आप जानते हैं सिलेट्रा। सिलेट्रा जो है आपका संघ का जो है जीव है, हाइड्रा जेलीफिश। ठीक है, सब ऊतक का विकास उसी में हुआ था। ऊतक का विकास हाइड्रा जेलीफिश में। प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार का ऊतक होता है। कितने प्रकार का ऊतक? 4 प्रकार का। एक होता है बेटा तंत्रिका ऊतक। एक क्या होता है? तंत्रिका ऊतक। एक होता है पेशीय ऊतक। एक क्या होता है? पेशीय ऊतक। एक होता है संयोजी ऊतक। एक क्या होता है बच्चा? संयोजी ऊतक। और एक होता है उपकला ऊतक। एक क्या होता है? उपकला ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक जानते हैं आपके ब्रेन में। ब्रेन जो आपका बना है न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स का आपका तंत्रिका कोशिकाओं का बना है। तो ब्रेन में जो है आपका तंत्रिका ऊतक। पेशी ऊतक जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, मांसपेशी जो आपका है हाथ पैर में ऊतक ये मिलेगा आपको। ठीक है, संयोजी ऊतक जो शरीर कनेक्ट करे, जैसे त्वचा है जो ब्लड है, ये कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक इसे एडिपोज बोलते हैं। ठीक है, शरीर के जो है ढांचों को भरने का काम करता है। जैसे जीभ वगैरह। जीभ में कौन सा ऊतक है? ध्यान रखिएगा, जीभ में कौन सा ऊतक है? तो एडिपोज। समझ रहे हैं? तो ऊतक ध्यान रखिएगा, ऊतक कोशिका समूह। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। जनक किसे? मौलगिलिक कहा जाता है। सर्वप्रथम ऊतक विकास हाइड्रा में, हाइड्रा जेलीफिश में, सिलिलेट्रा संघ का वो जीव है। ठीक है, 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तंत्रिका ऊतक आपके दिमाग में, तंत्रिका ऊतक जो ब्रेन बना न्यूरॉन्स का उसमें, पेशी ऊतक जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, पैर हाथ। और समझ रहे हैं, संयोजी ऊतक जो शरीर को कनेक्ट करता है, जैसे कि त्वचा है, ब्लड है, ये सब जो है शरीर क्या करता है? कनेक्ट करता है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? और एडिपोज ऊतक जो होता है, ठीक है, जैसे जीभ है, अगर ये जो है आपका सूख नहीं सक, अगर सूख जाए तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, तो एडिपोज ध्यान रखिएगा ऊतक। बात क्लियर हो रही है? कोई किसी को दिक्कत कहीं? ध्यान रखिएगा, एडिपोज जो ऊतक होता है वसा संग्रहित करता है। किसको? वसा को संग्रहित करता है। एडिपोज बुढ़ाऊ लोगन में कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ जो है कोशिका विभाजन सिंड्रोम और ऊतक का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्केलेटन पढ़ेंगे, कंकाल, पाचन, उत्सर्जन जो टॉपिक है इस पे। ठीक है, तो आप सभी अगर जुड़े हो यहाँ तक तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार क्लास रही, आप सभी लोग जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।